मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई बताएं। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ओके। गुड मॉर्निंग धर्मू। बहुत दिनों बाद आए हैं आप आज। सब ठीक है? ओके। एक बार मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी बच्चे आए नहीं क्लास में। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। कैसे हैं सभी? सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते, सबको गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? ठीक है, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल का आप सबको पता ही होगा। सब ठीक? ओके गुड। पिंकी भी बहुत दिनों बाद क्लास में आज। टेलीग्राम चैनल का आपको पता है, हिंदी का टेलीग्राम चैनल। ठीक है, नया चैनल हमने बनाया है। ठीक है मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टेलीग्राम का हमने नया चैनल बनाया है, इसका लिंक अभी नहीं है मेरे पास। इसका लिंक यूट्यूब वाली क्लास पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसने अभी नहीं ज्वाइन किया है ये वाला चैनल, सरोज हिंदी के नाम से है। मतलब सरोज हिंदी सर्च करके शायद आ जाए, लेकिन नाम ये नहीं है उस चैनल का। नाम है नेट सेट JRF करके, फिलर फॉर्म के नाम से है ना। तो लिंक डायरेक्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब वाली किसी भी क्लास में आप जाना, लाइव क्लास में जो अभी 3 जुलाई से स्टार्ट की है, तो उसमें से किसी भी क्लास में जा करके आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर लिंक आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला आपको टेलीग्राम चैनल वहां पे मिल जाएगा। वहां पे जो PDF है वो आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अलग अलग जो आपके टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट वाली PDF मैं आपको वहां पर दे दूंगी, और क्लास की PDF भी वहां पर दी हुई है मैंने। क्लास वाली PDF भी अभी वहां दी है। जो आपको पढ़ा रही हूँ आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऐप पर। ऐप पर क्लास कितने दिन हो रही है? ऐप पर क्लास हो रही है आपकी मंडे और ट्यूसडे जो है वो यूट्यूब क्लास है, और
बाकी दिनों में ऐप पर क्लास है, ठीक है। ओनली मंडे और ट्यूसडे, सिर्फ 2 दिन है यूट्यूब क्लास। और जितने भी दिन बाकी बचते हैं इनमें आपकी होगी ऐप पर, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से ज्वाइन करना है। आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, चाहे वो यूट्यूब क्लास हो चाहे वो ऐप वाली क्लास हो, क्योंकि हमारा जो चल रहा है कोर्स वो सेम ही चल रहा है दोनों पर। जो यहाँ से जो मतलब यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया उसके आगे यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और जो मैंने यहाँ पर अभी यहाँ खत्म करेंगे हम सैटरडे को, सैटरडे के बाद हम जो भी आगे पढ़ेंगे वो हम यूट्यूब पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी क्लास मिस ना करें क्योंकि हमारा लगातार ही कोर्स चल रहा है दोनों जगह। तो आपको पेपर 1 पेपर 2, जिन्होंने अभी पेपर 1 भी ज्वाइन नहीं किया वो कर सकते हैं। पेपर 1 के भी अच्छे टीचर्स हमारे पास हैं फिलर फॉर्म पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और नोट्स पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और सरोज 10 कोड है मेरा, अगर आपके कोई जानकार हो जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप उनको कोड बता सकते हैं। सरोज 10 कोड को अप्लाई करके आप 10% डिस्काउंट अपनी फीस में पा सकते हैं, ठीक है। सरोज 10 कैपिटल लेटर्स में 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आगे है फिलर फॉर्म की ऐप को आपने डाउनलोड किया हुआ है और अपने जानकार जो आपके हैं उनको आप बता सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसको आपको सेव करना है अपने पास। ये यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा जहां पर जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो हर कोई चाहता है गूगल पर सर्च होना, हर कोई चाहता है कि हमें गूगल पर सर्च किया जाए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये हमने हाँ, ये है आदिकाल यहाँ पे रखा है, ठीक है। आज आज आपके लिए आदिकाल रखा है, आदिकाल की क्लास होगी। हम पहुंच गए थे ना, भक्ति काल हम पढ़ रहे थे और हम सूफी काव्य पे आ गए थे आज, लेकिन अब मैंने सूफी काव्य को छोड़ करके आदिकाल पढ़ाना यहाँ पे शुरू किया है ताकि हमारा पीछे वाला भी कवर हो जाए, क्योंकि आदिकाल छूट गया था। तो इसको भी साथ लेकर चलेंगे, फिर सूफी काव्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो आदिकाल जितना भी है थोड़ा सा उसको हम पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद हम चलेंगे सूफी काव्य पर। तो हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। राइटर कौन है इसके, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। हर एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एग्जाम के लिए। हिंदी साहित्य से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ना। पिछले बैच में भी मैंने बहुत अच्छे से ये बुक पढ़ाई थी, लेकिन कुछ बच्चों ने पढ़ी और कुछ ने इसको नहीं पढ़ा था उस समय, है ना। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किया था कोर्स और नहीं पढ़ पाए थे, है ना। तो कईयों ने फिर रिकॉर्डेड भी नहीं देखी, कुछ बच्चों ने देख ली थी पर कुछ बच्चों ने रिकॉर्डेड भी नहीं देखी। तो अब जो हमारा कोर्स चल रहा है लगातार चल रहा है, तो अब आप मौका ना गवाएं, छोड़े ना बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, आपको हर हर दिन आपको पढ़ना है, हर दिन आपको क्लास अटेंड करनी है, चाहे वो यूट्यूब क्लास हो चाहे वो ऐप क्लास हो, है ना। तो आपको सारा कोर्स जो शुक्ल वाला है यहाँ पे मिल जाएगा। शुक्ल वाली बुक के बाद हम कोई और बुक स्टार्ट करेंगे जो भी उस समय हमें अच्छा लगेगा समय के हिसाब से, ठीक है। तो हम अगली नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, या तो हम पढ़ेंगे बच्चन या पढ़ेंगे हम नगेंद्र। तो बच्चन हमने पिछली बार भी थोड़ी सी पढ़ी थी, इस बार मैं सोच रही हूँ कि नगेंद्र पढ़ी जाए। इस बार मैंने सोचा है कि नगेंद्र पढ़ी जाए, क्योंकि नगेंद्र में से आजकल ज्यादा सवाल आने लगे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ज्यादा सवाल इससे आने लगे हैं नगेंद्र से। तो ये मैं सोचा है इस बार की ये वाली बुक भी आपको पढ़ा दी जाए, है ना। तो आपको जिनका मतलब जो मतलब तैयारी कर रहे हो, जो मास्टर्स में नहीं है, मास्टर्स से निकल चुके हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी भरते रहे साथ में, है ना। ओके, तो वैसे तो आप नेट बेस पे ही भर सकते हैं उसको, जिनका नेट हो चुका है
और जो जेआरएफ कर रहे हैं तो नेट बेस पे आपको ये भरना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो अलग अलग स्टेट में निकलता रहता है ना। तो भरते रहें फॉर्म, आपको अच्छा लगेगा, एक्सपीरियंस होगा। और बाकी इसके हिसाब से और सारे एग्जाम्स के हिसाब से हम तैयारी करेंगे, जैसे पीएचडी का एंट्रेंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी है, हर एक एग्जाम के लिहाज से यही हमारी तैयारी है ना। तो आप जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा आसानी होगी आगे। तो डीपली आपको पढ़ना है, क्लास अटेंड करनी है डेली, छोड़ना नहीं है कुछ भी, कंटिन्यू नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट्स बनाते चले। बुक्स खरीद लें, बुक्स की लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, प्लस के स्टूडेंट्स को तो पता ही है। अगर नहीं पता है तो 1 अप्रैल की क्लास देख सकते हैं आप, ठीक है। 1 अप्रैल की क्लास इसी साल में 2023 में ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बुक्स पिक के ऊपर मैंने क्लास ली हुई है पूरी की पूरी। तो इसमें मैंने पूरी किताबें बताई है कौन सी आपको पढ़नी है ना। वैसे मैं एक क्लास और लेने वाली हूँ अभी, बुक्स पर यूट्यूब पर लूंगी। तो देखते हैं फिर कौन कौन सी बुक्स आपको खरीदनी है। जिन्होंने खरीद लिया, बहुत बच्चों ने पिछले बैच में खरीद ली थी, तो जिन्होंने खरीद ली है उनको पढ़नी भी है वो, है ना। और पढ़नी कैसे है, टॉपिक के हिसाब से। जैसे हम आदिकाल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आदिकाल पढ़ रहे हैं ना, आदिकाल हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा शुक्ल से, ठीक है, क्योंकि मैं आपको शुक्ल से पढ़ा रही हूँ। तो आपको आदिकाल ही पढ़ना है नगेंद्र से। कहाँ से पढ़ना है, नगेंद्र से, ठीक है। और फिर आदिकाल में जो भी हमने जितना भी कुछ पढ़ा है वो सब आपको नगेंद्र से पढ़ लेना है। तो आपका क्या होगा, नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नई नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। और आपको ये पता चलेगा कि शुक्ल ने क्या कहा है और उसी बात को नगेंद्र ने किस हिसाब से लिखा है। नगेंद्र वाली जो बुक है वो अलग अलग राइटर्स ने लिखी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो नगेंद्र की पुस्तक नहीं है ना। तो अलग अलग राइटर्स को मिला के वो लिखी गई है, बहुत सारे राइटर्स के उसमें आर्टिकल्स हैं। तो ऐसी किताब है वो। तो जो चीजें आप शुक्ल से पढ़ रहे हैं, आदिकाल आपको सेम आदिकाल ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है दूसरी बुक से। आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, ज्यादा डीपली पढ़ पाएंगे, है ना। एक ही टॉपिक को अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे, अलग अलग राइटरों से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इवन आप बड़े बड़े लोगों को फेल कर सकते हो, है ना। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि कल को आपके ऊपर कोई वो ना कर सके कि हाँ अभी आपने सीखा क्या, आपने पढ़ा क्या, है ना। कोई बोल ना सके आपको, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कैसे कैसे हम कर पाते हैं इस बार। समय को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है और छुट्टियां भी होंगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो चलो, उसी हिसाब से हम जल्दी जल्दी से तैयारी भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे, है ना। रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर आपके पास शुक्ल वाली बुक है तो आप इसको निकाल लें अपना। आदिकाल जो फर्स्ट पेज जो इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको वो निकालना है, ठीक है। मैंने किया है काल विभाग से शुरू इसको। तो काल विभाग जहां पर दिया हुआ है वो वाला पेज आप इसको आप निकालें अपनी बुक में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेज जो काल विभाग वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अहमियत नहीं देते इस पेज को, वो सोचते हैं कि ये तो कोई खास नहीं है ना। और शुरू कर लेते हैं वो आदिकाल प्रकरण 1 से पढ़ना, पेज नंबर 13। 13 है आपके पास, मेरे पास मेरे पास है 15। तो चलो जो भी है आपके पास ना, हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आपको हल्का नहीं लेना, है ना। तो यहां से शुरू करते हैं। आप अपने कॉपी पेन अपने पास निकाल लें और साथ में बुक निकाल लें, जिनके पास बुक है। बुक के साथ नोटबुक भी निकालनी है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो क्या है यहां पर बात कि हर एक देश का अपना साहित्य है ना।
हर एक देश का अपना अपना साहित्य है, और वो साहित्य कैसे लिखा गया है, जनता की चित्त वृत्ति के अकॉर्डिंग, जनता की सोच विचार और भावनाएं कैसी हैं, मतलब किस तरह का सोचती है जनता, उसी हिसाब से हर एक देश का साहित्य लिखा गया है ना। संचित प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? प्रतिबिंब होता है एक परछाई, है ना। तो मतलब कि एक्चुअल में वो नहीं है, लेकिन उसी की जैसा कुछ है, परछाई। जैसे हम इंसान हैं, एक्चुअल में जो परछाई होती है वो इंसान तो नहीं होती, लेकिन इंसान का ही वो रूप होता है। तो वही मतलब है यहाँ की प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। संचित मतलब कि जो इकट्ठा किया गया हो, जिसका संचय किया गया हो। तो ऐसी जनता की जो चित्त वृत्ति है, जनता के जो सोच विचार है, जनता की जो भावनाएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग हर एक देश का साहित्य होता है। जनता कैसा सोचती है, जनता क्या करती है, जनता के विचार कैसे हैं, और जनता कितना आगे की सोच रखती है, और पहले कैसी सोच थी, अब कैसी सोच है, और आने वाले समय में कैसी सोच होने वाली है। ये सारी चीजों को मिला करके एक साहित्य बनता है प्रत्येक देश का। ठीक है। साहित्य की परिभाषा है, फिर साहित्य इतिहास की परिभाषा है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो निश्चित क्या है? मतलब कि ऐसा है, एक्चुअल में है, निश्चित है ना, डन है। तो क्या है डन? कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ, कि जैसे जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तित होती जा रही है, परिवर्तित होती जा रही है। अब सोच विचार तो एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं, है ना। पिछले समय में, पुराने टाइम में लोगों की सोच विचार कुछ और थी, अब के समय में सोच विचार कुछ और है ना। अब जैसे 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 टाइम बदलता जा रहा है, मॉडर्निटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, लोग जैसे एक पुराने जीवन को छोड़कर एक नया जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं हर दिन, है ना। सोच में एक नयापन आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तित हो रही है, जनता की सोच विचार बदल रही है, थिंकिंग बदल रही है। तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो साहित्य का स्वरूप भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति पर ही आधारित है ना। तो जब चित्तवृत्ति परिवर्तित हो रही है, चित्तवृत्ति बदल रही है, तो साहित्य के स्वरूप, साहित्य का स्वरूप भी बदल रहा है, साहित्य का ढांचा भी बदल रहा है ना। इतना समझ आ गया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, 8-10 जितनी भी लाइनें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग शालिनी। तो जितनी भी यहाँ पे लाइनें हैं वो सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक एक शब्द को समझना है, क्योंकि यहीं से ये कंफ्यूज करता है, इसी पैराग्राफ से। इस पैराग्राफ से 3 4 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, और कंफ्यूज करने वाले, कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको समझ आ गया है तो आपको मुझे बताते चलना है कि समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा, मैं फिर से बताऊंगी आपको, आपको बताना है मुझे कि हमें समझ नहीं आया है। तो क्या है कि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब जब जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तित हो रही है, तो साहित्य का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब आदि से अंत तक, शुरू से एंड तक क्या है? इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, कि मतलब क्या है, ये सारी चीजों को कैसे क्वेश्चन बनता है, अभी बताती हूँ। क्या है कि आदि से अंत तक, यानी कि शुरू से अंत तक जो चित्त वृत्तियां बदलती जा रही हैं, बताया अभी आगे आएगा कि किस तरह से पहले इंसान की सोच विचार थी, फिर आगे चल के कैसे हो गया। जब हम देखेंगे आगे क्या क्या है कि जब युद्ध होते थे ना, राजा लोग युद्ध करते थे, तो वो युद्ध किसके लिए करते थे? औरतों के लिए, औरतों को पाने के लिए युद्ध करते थे। बिना मतलब से युद्ध करते थे, किसी को कोई किसी से लेना देना, कोई लड़ाई झगड़े का कारण नहीं होता था, बस औरतों के पीछे युद्ध करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे परिस्थिति चेंज हो गई कि क्यों हम, मतलब औरतों के पीछे क्यों युद्ध करना है। और एक राजा जाता था, दूसरे राज्य पे चढ़ाई कर कर लेता था, और बस हो गया युद्ध। कई बार तो शौक शौक में युद्ध कर लेते थे। और जो कवि होते थे वो राजाओं के पास रहते थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, और वो क्या करते थे, बिना मतलब से उनकी प्रशंसा में लिखते थे, राजाओं की प्रशंसा में। तो राजा जो है, राजा लोग जो होते थे वो कुछ करते भी नहीं थे, उनके अंदर इतनी क्वालिटीज भी नहीं होती थी, लेकिन उनका फालतू में बखान बहुत ज्यादा किया जाता था कवियों के द्वारा,
क्यों? क्योंकि कवियों को चाहिए था पैसा, आश्रय, धन दौलत, है ना। अब राजा की प्रशंसा में लिखेंगे तो नेचुरल सी बात है कि उनका आदर भी होगा, कवियों का सम्मान भी होगा, कवियों को पैसा भी मिलेगा, धन दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, है ना। तो वो झूठ ही लिख देते थे कि ये राजा इतना महान है, ये राजा इतना महान है, इसने ऐसा काम किया, ऐसे काम किया, ऐसे जीत लिया दूसरे राज्य को, ऐसे जीत लिया। तो ऐसा होता था। ऐसी ऐसी सोच थी जनता की। तो ये सब कुछ साहित्य में लिखा गया है, हिस्ट्री में लिखा गया है, इतिहास पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब आप देख लीजिए शाहजहां को, है ना। उसने किसके लिए बना लिया ताजमहल? मुमताज के लिए। दुनिया के लिए क्या किया उसने? देश के लिए क्या किया उसने? कुछ भी नहीं, है ना। ताजमहल बना दिया, इतना सुंदर ताजमहल बना दिया, और बनाया एक औरत के लिए, है ना। और बनाया भी उस औरत के लिए जो जिंदा भी नहीं है, जो ना उसमें कभी रही है, ना उसने उसको देखा है ना। इससे अच्छा कि वो देश के लिए कुछ करता, इससे अच्छा है कि वो लोगों के लिए कुछ करता। तो मतलब ऐसी जो चित्त वृत्ति थी उस समय लोगों की, ऐसी सोच थी, ऐसे विचार थे। लेकिन आज के समय में तो ऐसा नहीं है ना। आज के समय में तो ऐसा कोई नहीं करता कि कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके लिए घर बना रहे हैं। विचार चेंज हो रहे हैं, विचारधारा चेंज हो रही है, चित्तवृत्ति बदल रही है ना। तो धीरे 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 परिस्थितियां जो है क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। और जो आदि से अंत तक, मतलब शुरू में क्या था, अब क्या है, आगे क्या होने वाला है, ये सब चीजों को परखना, चित्तवृत्तियों की परंपरा की, चित्तवृत्तियां कैसे चेंज हुई, कैसे कैसे बदलाव आए, कैसे कैसे साहित्य में बदलाव आए, कैसे कैसे इतिहास में बदलाव आए। तो फिर क्या हो गया, उस परंपरा को परखना, उसकी बारीकी को जानना कि पहले क्या था, अब क्या है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो उस साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य, सामंजस्य होता है तालमेल, उनका मेल जोल दिखाना, क्या है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य का इतिहास कहलाता है, ठीक है। अब साहित्य का भी अपना इतिहास है। तो वो साहित्य का इतिहास क्या है, आदि से अंत तक उन चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखना, और साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, उनका तालमेल दिखाना, क्या कहलाएगा, साहित्य का इतिहास। अब यहाँ पे तो लिखा है साहित्य का इतिहास। अब आपको एग्जाम में लिखा मिल जाएगा साहित्य इतिहास, तो आपने वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, साहित्य इतिहास ऐसे करके। तो अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साहित्य जमा इतिहास। और पूरा क्या बन जाएगा, साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो यहां पर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कैसे बनता है, तो क्वेश्चन बनेगा ये, जबकि ऐसे कई बार ये वाला सवाल आया पेपर में, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो यहां से आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य है, ऐसे आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर साहित्य का इतिहास नहीं लिखेंगे, वो साहित्य लिखेंगे। और आगे आपको सही गलत तीन चार ऑप्शन दे देंगे, चार ऑप्शन दे देंगे, और बोलेंगे कि इनमें कौन सी लाइन सही है। कुछ पंक्ति, कुछ लाइन, कुछ शब्द, मतलब यहां से निकाल देंगे बीच में से, और फिर क्या बोलेंगे कि बताओ अब इनमें से कौन सही है। मैम मरने के बाद खाना खिलाने का क्या फायदा, जिंदा में ही सेवा कर लो। हाँ, तो बड़े लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, माँ बाप जब जिंदा है ना तब उनको लात मारते हैं, है ना। और माँ बाप जिंदा है उनका आदर नहीं करते, माँ बाप जिंदा है तो उनको मतलब बोलते हैं, उनको उनके विरोध में बोलते हैं, बकवास करते हैं, और लोगों के सामने बेइज्जती करते हैं उनकी, है ना, जब जिंदा है। जब मर जाते हैं ना तो क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं। जिंदा जी तो खाना नहीं खिलाएंगे, जब मर जाएंगे फिर श्राद्ध भी करेंगे, फिर दान पुण्य भी करेंगे उनके नाम से, है ना, कि भाई उनको लग जाएगा। ऐसा ऐसा मैंने बड़ा सुना है। चलो श्राद्ध कर लेते हैं, उनको लग जाएगा। चलो थोड़ा वस्त्र दान कर देते हैं, कपड़े दान कर देते हैं, जूते दान कर देते हैं, तो फिर उनको लग जाएगा। भाई तुम्हें क्या पता है कि उनको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो खा रहे हैं कि वो पी रहे हैं, कि वो उनको कपड़ों की जरूरत है, जूतों की जरूरत है उनको या नहीं है, तुम्हें क्या पता। पर तुम तो दे रहे हो, है ना। जिंदा जी तो तुमने पूछा नहीं, अब तुम दे रहे हो।
तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। ये सारी पुरानी सोच विचार विचारधाराएं अभी भी कहीं कहीं ये सब होता है ना। श्राद्ध होते हैं बहुत जगह पर, लेकिन कई लोग ना करते नहीं है। कई लोगों के अंदर जागृति आ गई है कि नहीं, ये चीजें करके कोई फायदा नहीं है, जब जिंदा जी सेवा कर लो बस, है ना। तब तब वो फायदा है आपको देने का, तो आपको खिलाने का भी फायदा है, पहनाने का भी फायदा है। अब बाद में तो कोई फायदा नहीं जब वो मर जाएंगे, तब तुम चाहे कुछ भी ना दो, है ना। तो जब शरीर ही नहीं है तो तुम चाहे कुछ भी ना दो, फिर तुम्हें क्या। लेकिन जिंदा है तब कदर करो, तब आदर करो। तो ये सब चलता है, ये पुरानी विचारधारा है, पुरानी सोच थी। तो वैसा ही शाहजहां ने किया। अब जब जिंदा थी तब तो उसने कुछ बनाया नहीं होना, जब मर गई फिर ताजमहल खड़ा कर दिया। अब उस वो बेचारी कभी ना रही उसमें, ना उसने कभी देखा उसकी सुंदरता को, है ना। ना उसको ऐसा नसीब हुआ कि वो कभी रही हो उस ताजमहल में। अगर रही होती तो उसको मजा भी आता। क्या फायदा हुआ उसको बनाने का। तो ये है जो लोगों की विचारधारा जो पहले समय में थी। लेकिन अब धीरे 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 करके विचारधाराएं चेंज हो रही है ना। बदलाव आ रहे हैं सोच में, विचार में, और कुछ नयापन आ रहा है, कुछ मॉडर्न होते जा रहे हैं लोग, मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लोग, है ना। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि कोई भी पंक्ति इनमें ये बीच से उठा के निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे बोलेंगे साहित्य का इतिहास कहलाता है, तो यहाँ साहित्य का इतिहास है और सिर्फ साहित्य की परिभाषा दे देंगे आपको। परिभाषा देंगे वो साहित्य के इतिहास की और लिख देंगे साहित्य। तो आपको वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहित्य है या साहित्य का इतिहास है ना। तो आपको ध्यान से पढ़ना है एक एक पंक्ति को। तो एक एक पंक्ति को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा लिखा क्या है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखना है और साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है, तब वो होगा साहित्य का इतिहास। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो जनता की चित्रवृत्ति कैसी होती है? राजनीतिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, सांप्रदायिक भी होती है, धार्मिक भी होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने से यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय के लोगों में विशेष रुचि का संचार और पोषण किधर से किस प्रकार हुआ। आगे, उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को, ये ध्यान रखना आपको। ये पूछा जाता है कि शुक्ल ने अपनी पुस्तक में कितने वर्षों के इतिहास को लिखा हुआ है। कितने वर्षों के इतिहास को लिखा हुआ है? तो 900 वर्षों के इतिहास को। अच्छा, जो रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक है जो, वो कब लिखी गई थी? रामचंद्र शुक्ल वाली जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, कब लिखी गई, किसको पता है? इसका लिखने का समय, सन क्या है? किसी को पता है तो बताएं जल्दी से। वैसे मैंने आपको तैयारी करवाई हुई है बहुत अच्छे से ये। बताइए किसी को पता है तो। किसी को पता है तो बताओ। इसका समय है 1929। कब लिखी गई थी ये? 1929 में। ध्यान रखना आप इसको, पूछा जाता है ये, है ना। ओके, आगे चलते हैं। चार कालों में इसको विभक्त किया है। कितने भागों में? चार भागों में विभक्त किया है। आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल, इसका समय संवत दिया हुआ 1050 से 1375। पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल, 1375 से 1700। उत्तर मध्य काल यानी कि रीति काल, 1700 से 1900। और आधुनिक काल, इसका दूसरा नाम है गद्य काल, और 1900 से 1984 इसका समय है संवत में। ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो, जब नामकरण होता है तो किसी प्रवृत्ति के आधार पर होता है। अलग अलग जो विद्वान हैं जिन्होंने जो साहित्य के इतिहास को बांटा हुआ है कालों में, तो उन्होंने अलग अलग तरह से अलग अलग प्रवृत्ति अपनाई है। तो शुक्ल ने कौन सी प्रवृत्ति अपनाई है? मैं आपको बता चुकी हूं पहले। शुक्ल ने कौन सी प्रवृत्ति अपनाई थी? विधेयवादी पद्धति। कौन सी पद्धति? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी
पद्धति, इसको नोट कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है विधेयवादी पद्धति क्या है, या फिर ये पूछा जाता है कि विधेयवादी पद्धति जो है वो किसने अपनाई थी हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त करने के लिए, कालों में विभक्त करने के लिए। चार कालों में इन्होंने बांटा हुआ है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से बांटा हुआ है ना। मैम ये सारे काल आगे नहीं पढ़ते, पीछे क्यों जाते हैं? जैसे 1050 से 1375 जो समय है हमारा, जो संवत में समय होता है ना, जो संवत वाला समय है वो उल्टा ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बीसी और एडी, ये जो समय है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के आने से जो पहले का समय है, क्राइस्ट है जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से आने का जो पहले का समय है वो इसी तरह से चलता है। ठीक है, तो जब जीसस क्राइस्ट आए, है ना, तो उसके बाद का जो समय है वो एक ईस्वी से उसको माना गया। जीसस क्राइस्ट जब आए तो उसको एक ईस्वी माना गया। ठीक है, उसके पहले का जो समय है वो ऐसे ही चलता है। और जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो एक ईस्वी से समय स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक ईस्वी से समय स्टार्ट हुआ और उसके बाद एक से वो आगे बढ़ता गया। अब ये बीसी है, बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट से पहले का समय। ठीक है, ये बिफोर क्राइस्ट, ये आपके जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। बीसी, बिफोर, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। और एडी, एडी का मतलब है आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई, यीशु मसीह की मृत्यु हुई, तो उसके बाद का जो समय है ना। तो इस तरह से एक समय जो है बांटा गया है। तो ईसवी सन कब से शुरू हुआ? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। ठीक है, तो यहां से जो जीसस क्राइस्ट के पहले का समय है उसको कहेंगे बिफोर क्राइस्ट, और उसका समय जो चलता है वो संवत में चलता है। ठीक है, तो जो संवत वाला समय है वो ऐसे ही चलता है उल्टा, 1050 से 1375, फिर ये वाला 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984। यहां पर मैं बता रही थी आपको, ठीक है, अभी इसको मैं मिटा रही हूं ताकि मैं और चीजें आपको यहाँ पे समझा सकूं। समझ आ गया ना ये? तो जो संवत है उसमें आपको 57 माइनस करना होता है ना। संवत में आपको 57 माइनस करना होता है, तब आप सन निकाल सकते हैं। ओके, समझ गए। गुड। तो अब देखते हैं हम विधेयवादी पद्धति क्या है। विधेयवादी पद्धति जो है वो होती है दोहरे नामकरण की पद्धति। इसको आपको अलग से नोट करना है। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, हाँ हाँ हो भी सकता है, बट मुझे नहीं लगता इसमें दिया हुआ है ना। दोहरे नामकरण की पद्धति दिया होना, शुक्ल ने आगे लिखा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। दोहरे नामकरण की पद्धति। अब दोहरे नामकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आदिकाल है तो आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। ठीक है, आदिकाल नाम भी इन्होंने दिया और वीरगाथा काल नाम इन्होंने आदिकाल को दिया, मतलब आदिकाल भी कहा इन्होंने और वीरगाथा काल नाम इन्होंने आदिकाल को दे दिया। ये वीरगाथा काल नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें जो वीर योद्धा थे उनकी गाथाओं का वर्णन है इसमें। ठीक है, तो जो वीर थे मतलब युद्ध करते थे, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको इन्होंने वीरगाथा काल कहा। आगे ये कहते भी हैं कि मैंने क्यों वीरगाथा काल कहा, हर हर काल का ये समझाते हैं, मतलब कि मैंने क्यों नाम रखा ये। तो अब आगे आगे ये सारा कुछ आएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, बेस है आपका। कभी आपको कोई पूछ ले और आपको ना पता हो तो फिर बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी। आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं, है ना, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई। तो आपको ये सारी चीजें आपको जरूरी होनी चाहिए। कोई आपको पूछ ले हिंदी साहित्य के बारे में तो आपको आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया है। वैसे तो चार भागों में शुक्ल ने बांटा है। सिंपली अगर हम देखें तो आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, जो मतलब ये किसके अनुसार है जो मैं बता रही हूँ, ये है हजारी प्रसाद वेदी के अनुसार। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये ही चार काल चलते हैं पूरे हिंदी साहित्य में। ठीक है,
ये आप सब एमए में पढ़ चुके हो। ये चार भागों में ये बांटा गया है इसको। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये चार ही काल है, इसी में पूरा हिंदी साहित्य समाया हुआ है ना। तो आदिकाल में क्या है, भक्ति काल में क्या है, रीतिकाल में क्या है, आधुनिक काल में क्या है, इन सबको भी अलग अलग कालों में बांटा गया है। जैसे भक्ति काल है, इसमें भी राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है, ठीक है, निर्गुण धारा है, सगुण धारा है, दो धाराएं हैं। निर्गुण हम पढ़ चुके हैं, सगुण अभी आगे पढ़ना है हमें, बाकी है। फिर है रीति काल है, रीति काल की भी तीन धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, है ना। और उसके बाद आधुनिक काल है, और आधुनिक काल में भी काफी धाराएं आगे चलती हैं, ठीक है। छायावाद है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, ये सारी चीजें आगे जाके आएंगी जो हम पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, और शुक्ल वाली तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये हमें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इन्होंने क्या किया, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो सीधा सीधा नाम दे दिया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आदिकाल भी नाम दिया, और आदिकाल को इन्होंने नाम दे दिया साथ में वीर गाथा काल। वीर गाथा काल क्यों दिया, क्योंकि इसमें वीरों की वीरता का वर्णन था, वीरों की गाथाएं गाई गई थी, है ना, कवियों के द्वारा। तो बस इसीलिए इन्होंने वीर गाथा काल नाम दे दिया इसको। और समय दे दिया इसका 1050 से 1375, क्योंकि समय को भी बांटना पड़ेगा ना, कि कौन से काल, किस किस काल के भीतर, किस समय के भीतर ये वीर गाथा काल था, है ना, कब तक चला ये वीर गाथा काल। फिर पूर्व मध्य काल नाम दे दिया इन्होंने। अब पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल, पूर्व और उत्तर, यानी पूर्व का मतलब हुआ पहले, और उत्तर का मतलब हुआ बाद में, ठीक है। तो पूर्व मध्य काल यानी कि जो पहले का मध्यकाल, पूरा ये पूरा क्या हुआ, मध्यकाल हुआ ना पूरा। अगर हम इसको पूरा ले लें तो ये पूरा मध्यकाल हुआ, है ना। इसको मिटा के मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको। तो अगर हम इसको पूरा देखेंगे तो ये पूरा क्या हुआ, मध्यकाल हुआ। और उस मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक तो अ, ये है दो, ठीक है। ये क्या हुआ, मध्यकाल, पूरा ही ये क्या हो गया, मध्यकाल। अब मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। यानी कि जो मध्यकाल से पहले वाला समय और मध्यकाल से बाद वाला समय, ठीक है। ये रहा पूर्व मध्यकाल, और ये रहा उत्तर मध्यकाल, बाद वाला, ठीक है। पहले का समय चलो, या तो फिर इसको पहले वाला समय ले लो, इसको बाद वाला ले लो, है ना। तो जैसे ये है, यहाँ पे बताती हूँ, मध्यकाल है। मध्यकाल तो हिस्ट्री में पढ़ा है ना आपने। तो जो इधर वाला समय होगा वो पूर्व मध्य होगा, और जो इधर वाला होगा वो उत्तर मध्य होगा, यानी कि बाद का समय, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने क्या दे दिया, पूर्व मध्य काल को नाम भक्ति काल दे दिया। 1375 से 1775, सॉरी 1700, इसका समय बता दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद उत्तर मध्य काल को इन्होंने नाम दिया रीति काल। बात वही है, भक्ति रीति, है ना। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, बात वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति इन्होंने अपनाई हुई है साथ में। तो उत्तर मध्य काल में रीति काल है 1700 से 1900। उसके बाद इन्होंने आधुनिक काल को क्या कह दिया, गद्य काल की। गद्य काल क्यों कहा, कि गद्य उस समय में बहुत रचा गया ना। उससे पहले पद्य में लिखी जाती थी रचनाएं, गद्य में नहीं लिखी जाती थी। पद्य में, पद्य मतलब कविताओं में लिखी जाती थी, कविता के फॉर्म में लिखी जाती थी, है ना। कविता के फॉर्म में लिखी जाती थी रचनाएं सारी, ओके। तो कविता के फॉर्म में सारी रचनाएं लिखी जाती थी। उसके बाद गद्य काल यानी कि आधुनिक काल में जाकर गद्य लिखा जाने लगा। नाटक, उपन्यास, कहानियां, ये सब आगे चल के लिखी जाने लगी, है ना। पहले नहीं लिखी जाती थी ये सारी चीजें। तो इस तरह से इन्होंने दो दो नामकरण अपनाए, मतलब दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई। तो इसको क्या कहा जाता है, विधेयवादी पद्धति कहा जाता है। समझ आ गया इतना। कोई सवाल है आपको इससे, कोई सवाल है तो जल्दी से बताएंगे, फिर हम क्लियर करते चलेंगे साथ साथ में। तो बताइए, समझ आ गया या कोई सवाल है। क्लियर है मैम। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, समझ आ गया, ओके।
अर्पणा, अर्पणा न्यू स्टूडेंट है। नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैं एडवाइस करूंगी यहाँ पर आपको, वो है कि नोट्स आपको खुद बनाने हैं, जो सबसे फायदे का सौदा है, ठीक है। फायदे का सौदा ये कि नोट्स आप खुद बनाएं, और थोड़ा कम फायदे का सौदा है कि आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, ऐप पर ही मिल जाएगी, ठीक है। ऐप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना अपना। समझ आ गया? ओके ममता। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ऐप पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ आपको अलग अलग दे दूंगी, जितनी भी अब मेरे पास अवेलेबल होंगी सारी, टेक्स्ट वाली भी होंगी, जो भी होंगी मेरे पास मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। और जो क्लास में पढ़ाती हूँ वो भी दे दूंगी। पर जो सबसे अच्छी बात है, जो ज्यादा फायदे का सौदा है, वो ये है कि नोट्स खुद बनाइए। अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे ना, तो ये गारंटी है कि आपको हर चीज माइंड में फिट होती चली जाएगी, और भूलेंगे नहीं, और लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएगी। जब आप उसको रिवाइज करोगे तो वो और ज्यादा पक्की होती चली जाएगी, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएंगी चीजें, फिर आप उसको कभी नहीं भूलोगे। फिर जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो आप बहुतों को सिखा भी सकते हो, है ना। तो आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, तो खुद से बना के आपको फायदा है। बुक्स खरीद लेना, बुक्स खरीद के आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नोट्स तो चलो अब बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एग्जाम टाइम में काम आते हैं शॉर्ट नोट्स, है ना। एग्जाम टाइम में काम आते हैं। एग्जाम टाइम में आप किताबें थोड़ी भी वो निकालोगे कि हाँ अब हम सारी किताबें पढ़ेंगे। एग्जाम टाइम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, क्योंकि एग्जाम का अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि चलो भाई 1 महीना रह गया अब एग्जाम को, है ना, 1 मंथ रह गया है। तो अब क्या करो, तैयारी करो, रिवीजन करो। अब आप 1 महीने में सारी किताबें पढ़ने लगेंगे तो हो जाएगा, है ना। जब हम कोर्स कर रहे हैं तो हमें 3 महीने 6 महीने का समय लग जाता है ना, कोर्स पूरा करने में, पूरा सिलेबस पूरा करने में, उतने में भी नहीं हो पाता है। अब ढंग से करें तो उतने में भी नहीं हो पाता है। तो 1 महीना लगता है हमें, जब हमें रिवीजन करनी होती है 1 महीना मिलता है। तो 1 महीने में हम सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट में जो नोट्स बनाए हैं वही निकालने हैं। उसी से आपको सारी चीजें याद होती रहेंगी, आपको रिमाइंड हो जाएंगी सारी चीजें, मैम ने क्लास में क्या पढ़ाया था, और हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, हर चीज आपको याद हो जाएगी। आपको सिर्फ एक रीडिंग मारनी है और आप एग्जाम में चले जाओ, और बहुत अच्छा आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो सबसे अच्छा आइडिया यही है कि आपको क्या करना है, नोट्स खुद से बनाने हैं। और बुक्स खरीद लो, बुक्स भी जरूरी है। और उसके साथ आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, है ना। पढ़ते हैं आगे। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। अब बताया यहाँ पे विशेष प्रवृत्ति है कालों की, जैसे कि भक्ति काल है ना, मान लो भक्ति काल है, तो भक्ति काल की विशेष प्रवृत्ति क्या है, विशेष प्रवृत्ति भक्ति है ना, क्योंकि भक्ति करते थे उस समय में लोग, तो विशेष प्रवृत्ति भक्ति हुई। तो इसी इसी हिसाब से इन्होंने नाम रख दिया भक्ति काल। तो ये बता रहे हैं कि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया। अब रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति देखी इन्होंने कि किस काल में किस तरह की रचनाएं ज्यादा लिखी गई है ना। तो जो भक्ति काल है उसमें, भक्ति काल में इन्होंने पाया कि भक्ति की रचनाएं, भक्ति संबंधी रचनाएं जो है वो ज्यादा लिखी गई है, हाँ भक्ति की अधिकता। तो ज्यादा क्या लिखा गया है, भक्ति लिखी गई है ना। जो सगुण भक्ति है वो अलग है, उसमें अलग से राइटर है, लेखक है। और जो निर्गुण है उसमें अलग से हैं। उसमें भी जो ज्ञान मार्ग की शाखा है, प्रेम मार्ग की शाखा है, वो अलग है। सूफी धारा और संत काव्य धारा अलग अलग से है। तो इन्होंने सारी चीजों को देखा कि किस तरह की रचनाएं लिखी गई हैं। संत काव्यों ने जो संत काव्य था उसमें संतों ने किस तरह का काव्य लिखा है, और जो सूफी काव्य था उसमें किस तरह का काव्य लिखा गया है। जो सगुण भक्ति है वो किस तरह की है, निर्गुण भक्ति किस तरह की, इस तरह से इन्होंने सारा पूरा एक ढांचा तैयार किया हुआ है कि किस तरह से चल रहा था प्रोसेस। और उस प्रोसीजर को इन्होंने एक काल में बांट लिया, विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही नामकरण किया गया। पर यह नहीं समझना चाहिए कि किसी काल में एक काल में और प्रकार की रचनाएं होती नहीं थी। हाँ, तो जैसे अंकिता ने बताया भक्ति का, भक्ति की अधिकता, तो अधिकता देखनी है हमने कि किसकी है ज्यादा, अधिकता किसकी ज्यादा है, मतलब किसकी है अधिकता, है ना, ज्यादा कौन सी प्रवृत्ति है। ऐसे नहीं, ये बता रहे हैं कि ऐसे नहीं समझना चाहिए कि और प्रकार की रचनाएं होती नहीं थी। अब जैसे आदिकाल है,
आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, ठीक है। वीरगाथा काल नाम ये हम पीछे पढ़ चुके पिछली स्लाइड में। तो वीरगाथा काल इन्होंने नाम दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि वीरों की गाथाओं का ही वर्णन किया गया है इसमें, ओनली वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया। तो ऐसा नहीं है, ओनली वीरों की गाथाएं वर्णन नहीं की है, भक्ति का भी वर्णन है। जब आप देखेंगे भक्ति का वर्णन उसमें, तो उसमें बड़े कवि हुए हैं, जैसे कि विद्यापति हैं, विद्यापति है ना। तो इन्होंने भक्ति के बहुत पद लिखे हैं। जयदेव हैं, जयदेव ने भी लिखे। और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो भक्ति के भी थे, लेकिन अधिकता किसकी थी? अधिकता किसकी थी? वीरों की, वीरों की गाथाओं की अधिकता थी। तो जिस चीज की अधिकता थी उसी को इन्होंने क्या कर लिया, एक प्रवृत्ति के आधार पर, विशेष प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण कर लिया। और ऐसा नहीं था कि कोई और प्रवृत्ति की रचनाएं उस समय में नहीं मिलती थी, मिलती थी लेकिन कम मिलती थी। तो जिस चीज की अधिकता थी, जो चीज ज्यादा थी, जो प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती थी, उसी के हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, उसका नामकरण कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे। तो भक्ति काल में और रीति काल में भी वीरता है, वीरता का वर्णन उसमें भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति, भक्ति काल में सिर्फ भक्ति 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 होती रही, नहीं, उसमें भी राजाओं की वीरता का वर्णन है। और रीति काल में भी है ना। वीर रस के अनेक काव्य आपको मिलेंगे जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से की होगी जिस ढंग की वीरगाथा काल में हुआ करती थी। सेम ढंग, वही ढंग, बिल्कुल जैसा वीरगाथा काल में हुआ करता था। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस कि पहले तो उक्त काल की प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। तो आगे देखते हैं आदिकाल प्रकरण 1। अब आप अपना आदिकाल प्रकरण 1 निकालेंगे, ठीक है। आदिकाल का समय 1050 से 1375। ध्यान रखना है शुक्ल ने क्या समय माना आदिकाल का, ठीक है। 1050 से 1375। प्रकरण 1 सामान्य परिचय देखते हैं इसका क्या है। अब बता रहे हैं प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो जो अब 3 तरह की भाषाएं थी, इसका एक सीक्वेंस चलता है भाषा का, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। 3 तरह की भाषाएं। पहले पाली है जो बौद्धों की भाषा थी। पाली के पहले संस्कृत थी, अगर सीक्वेंस में कभी लगाने को आए तो इससे पहले यहां पर संस्कृत आएगी। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। पाली जो है जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया है ना, हम आगे पढ़ेंगे, उसमें बौद्ध साहित्य सुरक्षित है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। तो पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत। प्राकृत का मतलब हुआ नेचुरल, प्रकृति, प्रकृति होता नेचर ना, तो प्राकृत से नेचुरल, ठीक है, नेचुरल। उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। अब क्या हो गया? संस्कृत थी पहले, संस्कृत के बाद धीरे 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 कन्वर्ट होगी पाली में। पाली के बाद आई एक नेचुरल लैंग्वेज, एक प्राकृत भाषा, और उसके बाद भाषा जो है वो बिगड़ती चली गई। ऐसा होता रहता है ना, भाषाएं चेंज होती रहती हैं, कभी रूप बिगड़ जाता है, कभी ठीक हो जाता है ना। कई शब्द घिस जाते हैं, घिसते घिसते कुछ और ही बन जाता है। अब आपने ऐसे शब्द देखे होंगे, आपकी लोकल लैंग्वेज में भी ऐसे शब्द होंगे जिसको पहले कुछ बोलते थे, धीरे धीरे बोलते बोलते, उच्चारण करते करते क्या हो गया, किसी से कुछ बोला जाता है, किसी से कुछ बोला जाता है, किसी से सही रीति से उच्चारण होता ही नहीं है, तो क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है। ये सारी भाषा आर्यों के आगमन से है, आर्यों के आगमन से आई है ना। देखो भाषाएं जब पढ़ेंगे हम तो फिर ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अभी के लिए हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि कौन सी भाषा कैसे, मतलब मीनिंग क्या है, क्योंकि हमें ये वाली पंक्ति समझनी है। मेन बात, मैं ये पंक्ति समझाने के लिए आपको ये भाषाएं बता रही हूँ। जब हम भाषा वाला यूनिट 1 करेंगे तब आपको ये चीजें मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है।
तो अभी ये वाली पंक्ति मुझे समझानी थी, इसलिए मैंने ये लिखा। तो अपभ्रंश जो होता है बिगड़ा हुआ। मैं बता रही थी कि जो जब हम कोई भी शब्द उच्चारण कर रहे हैं तो क्या होगा कि उच्चारित करते 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 हमारे मुंह से, मतलब या फिर कोई बुजुर्ग है नहीं बोला जा रहा है उनसे, तो वो कुछ और ही तरह से बोलेंगे उस शब्द को, तो आने वाली जनरेशन भी वही सीखती जाएगी, है ना। तो जनरेशन जो है वो जैसे 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 सीख रही है, तो फिर चेंज हो रहा है भाषा में, है ना। आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि ऐसा होता है, तो भाषा का एक रूप बिगड़ जाता है ना। तो चेंज ले मतलब परिवर्तन हो जाता है भाषा में। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था। अब देखो प्राकृत भी है, प्राकृत की अंतिम, अब इसकी ये एंड, ये हो गया इसका एंड, ठीक है, यहां पर अंतिम अवस्था। अपभ्रंश बता दिया अभी इन्होंने आगे, यानी कि प्राकृत का ही रूप क्या हो गया, यहाँ पर बिगड़ गया, अपभ्रंश, ठीक है। अब यहां से बता रहे हैं प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश, ये वाली जो अवस्था है अपभ्रंश वाली, ये वाली पूरी, है ना। यहां से क्या बता रहे हैं, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अब जब भाषा इस जगह पर थी, है ना, प्राकृत और अपभ्रंश का जो बीच वाली जो सेंटर था, वहां पर जब भाषा थी तो क्या हो गया, हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ, हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, ठीक है, हिंदी साहित्य की शुरुआत। आविर्भाव का मतलब क्या हुआ, शुरुआत माना जा सकता है। अब देखो शुक्ल का तो ये कथन है जो कि बहुत 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 बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी को, इसी पंक्ति को हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, सेम यही पंक्ति है ना। अच्छा ये वाली नहीं है, वो ये वाली पंक्ति है, ये वाली अभी बताती हूँ, आगे पढ़ लेते हैं पहले। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो गाथा कहने से कौन सा बोध हो रहा है, प्राकृत का बोध हो रहा है। गाथा कहने से कौन सा बोध हो रहा है, प्राकृत का बोध हो रहा है। और दोहा कहने से कौन सा बोध हो रहा है, अपभ्रंश का, है ना। अब जो गाथाएं हैं, गाथाएं जो देवताओं की गाथाएं रख लेते हैं, चलो देवताओं की गाथाएं, वैसे तो वीर वीरों की, चलो वीरों की गाथाएं, वीरों की गाथाएं, गाथा कहने से किसका बोध हो रहा है, प्राकृत का। और दोहा कहने से किसका बोध हो रहा है, अपभ्रंश का। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो मतलब गाथा से किसका बोध हो रहा है, प्राकृत का, नेचुरल भाषा का। और जो दोहा है उसको कहने से किसका बोध हो रहा है, अपभ्रंश का, ठीक है। इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं वो आप बना लेना कुछ भी, इसका निमोनिक, ठीक है, बट आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अब मैं बता रही थी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको क्या बोल रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी पंक्ति को बोल रहे हैं, बहुत बार ये वाली पंक्ति यहाँ तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक पूछी गई है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी विपरीत कह रहे हैं कि गाथा, विपरीत नहीं कह रहे, बात सेम ही है, बस शब्दों का हेर फेर है। तो गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता है। मैम ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति शुक्ल की है, शुक्ल पढ़ रहे हैं ना हम, शुक्ल की पंक्ति है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी इसी पंक्ति को कैसे कहते हैं कि गाथा प्रकृत का अपना छंद है, गाथा प्रकृत का अपना छंद है। इसको भी नोट कर लेंगे साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और जिस प्रकार, ऐसे कहते हैं वो, जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, उसी प्रकार दोहा अपभ्रंश का छंद है, ठीक है। जिस प्रकार गाथा प्राकृत का छंद है, उसी प्रकार दोहा अपभ्रंश का छंद है अपना, है ना। तो इसी बात को शुक्ल कैसे कह रहे हैं, गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश या प्रकृताभास, अब प्रकृताभास क्या है, जिसमें प्राकृत का आभास हो। प्रकृताभास का मतलब क्या हुआ, प्रकृति का आभास,
है ना। नेचुरल जो लैंग्वेज है उसका अभाव नहीं, आभास, आभास होता है। कहाँ गया? अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी, जिसमें प्रकृत का आभास हो। तो हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता कहाँ लगता है? तांत्रिक और योग मार्ग बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में। हम आगे पढ़ चुके हैं, ये तांत्रिकों की रचनाएं, योग मार्गी बौद्धों की जो रचनाएं हैं, अब इनको सांप्रदायिकता का नाम दे दिया इन्होंने, है ना। सांप्रदायिक यानी कि उनके धर्मों से रिलेटेड थी वो रचनाएं। उनके भीतर पता चलता है इसका प्राकृत का आभास, मतलब प्राकृत का पता। आभास का मतलब होता है प्राकृत का पता कहां पर है। प्राकृत का पता कहां पर है? तांत्रिक, तांत्रिक किसको कहा गया? सिद्धों को। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना वो सिद्धि करते थे, भूत सिद्धि से याद रख लेना नाम, भूत सिद्धि से तांत्रिक विद्या याद रख लेना। तो जो सिद्ध थे, है ना, सिद्ध क्या थे? तांत्रिक थे, उनको तांत्रिक माना जाता था, तांत्रिक कहते थे उनको। तंत्र मंत्र जानते थे ना वो, तंत्र मंत्र विद्या, तो इसीलिए उनको सिद्धों को तांत्रिक कहा गया। कि उनका पता कहां पर मिलता है, प्राकृत का आभास कहां पर मिलता है, प्राकृत का पता हमें सबसे पहले कहां पर मिलता है? सबसे पुराना पता, पुराने का मतलब शुक्ल का है कि सबसे पहले। ठीक है, तो शुक्ल की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ टफ है, और इसको थोड़ा सा मतलब हमें इजी करते चलना है। तो पुराना पते का मतलब है कि सबसे पहले पता कहां पर लगता है? तांत्रिक यानी कि सिद्धों की रचनाओं में, और योग मार्गी बौद्धों की रचनाओं में। योग मार्गी कौन थे? योग ध्यान के मार्ग पर कौन चलते थे? कुंडलिनी जागरण कौन करते थे? ये सब कुछ समझा चुकी हूं मैं पहले। अब देखो, उसको पढ़ने का पहले फायदा हमें ये है कि अब चीजें पीछे वाली अच्छे से समझ आ जाएंगी हमें, है ना। तो योग मार्गी कौन थे? नाथ, जो कुंडलिनी जागरण करते थे, है ना, और बौद्धों में से ही निकले थे, इसलिए योग मार्गी बौद्ध इनको कहा गया है यहाँ पर। उनकी सांप्रदायिक रचनाओं में, क्योंकि शुक्ल ने उनको क्या नाम दिया? सांप्रदायिक, यानी कि संप्रदाय से संबंधित, यानी कि किससे संबंधित? धर्मों से संबंधित रचनाएं। उन्हीं रचनाओं में मिलता है। कब मिलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है इसका पता। तो ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई हो? आगे चलें? कोई सवाल यहां से क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं। जल्दी से अगर कोई सवाल है तो लिखें, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। कोई सवाल है जल्दी से तो बताएं। ये वाली स्लाइड से कोई सवाल है आपको? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरा का पूरा ही, आप जितने भी इसमें 4-5 लाइनें हैं, पांचों के पांचों महत्वपूर्ण है। ठीक है, टाइम हो गया? टाइम हो गया तो चलते हैं फिर, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सारा जो हमने आज पढ़ा। इसको रिवीजन करके आना अपने, है ना। और अगर आपके पास नगेंद्र वाली बुक है तो नगेंद्र वाली बुक से भी आदि कल पढ़ने की कोशिश करना। जितना हमने पहले पढ़ा है उसको आपने रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करोगे उतना आपको ही अच्छा होगा, आपको ही समझ आएंगी चीजें ज्यादा, है ना। जल्दी ही हो जाता है मैम टाइम। हाँ, जब हम पढ़ते हैं ना इंटरेस्ट के साथ, फिर टाइम का पता नहीं चलता हमें। ओके, जब हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो फिर टाइम वैसे ही चला जाता है। जब भी आप क्लास में बैठे इंटरेस्ट के साथ, तो ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। कल मिलते हैं 10 बजे, और कल इससे आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अब मैं क्लास एंड करती हूँ। ओके, बाय।